सो हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे। अभी तक हमने ज्योग्राफी के 2 क्लासेस किए हैं और इसी तरह जीएस के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम हिस्ट्री की पढ़ाई करना शुरू करते हैं। सो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली 3 भागों में स्टडी किया जाता है। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो जिसमें एग्जाम्स जब आप देते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स, जिसमें सब लगभग 20% पार्ट मेडिवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस रखता है, 40% कैरी करता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन कैरीज मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री आजकल कंपटीशन के एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है और जिसे आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ना ही इग्नोर कर सकते हो। सो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया में जब अंग्रेज आए या यूरोपियन पावर्स आई, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, फ्रॉम दैट एरा टिल 1947 द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सर्कुलेट्स। बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करते समय, बिफोर वी विल रीच टू द यूरोपियंस इन कमिंग इन द इंडिया, बिफोर दैट वी विल जस्ट हैव ए लुक एट द कंडीशंस in which at that time in 17th century what was the condition of our Indian subcontinent। भारत उस समय किस स्थिति में था जब अंग्रेजी ताकतें भारत में आई और वो भारत में कैसे उन्होंने राज किया, किस तरह भारत में किसी ने उन्हें रोका नहीं, या क्या पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस उस समय कैसी थी। हर चीज को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। बट मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते समय हम थोड़ा बैकलॉग में जाते हैं और देखते हैं जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कैसी कंडीशंस पैदा हो रही थी जिससे अंग्रेज आए और धीरे धीरे ये सारी चीजें आगे बढ़ी। तो जैसा हम जानते हैं कि जो मेडिवल पीरियड था वो स्लेव डायनेस्टी और उसके बाद मुगल पीरियड में आया। मुगल पीरियड में जो लास्ट इफेक्टिव रूलर, आई एम रिपीटिंग, नॉट लास्ट रूलर, लास्ट इफेक्टिव रूलर जो थे वो औरंगजेब थे। तो औरंगजेब के बाद जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद से क्या क्या कंडीशंस में चेंजेस आए वो सारे हम देखेंगे। सो औरंगजेब डाइड इन 1707 और औरंगजेब के डेथ के बाद जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी इंडिया की मेडिवल पीरियड में, मुगल पीरियड में, मुगल काल में, वो काफी ड्रास्टिकली चेंजेस आए वहां पे। क्यों? देखिए, औरंगजेब एक इफेक्टिव और एबल रूलर था। ही वॉज एबल टू कंट्रोल हिज होल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एंड डिफेंस सेक्टर्स इफेक्टिवली। वो बहुत अच्छे से हर चीज को संभाल रहा था। बट देयर वेर सर्टेन पॉलिसीज दैट वेर यूज्ड बाय औरंगजेब जो बैकफायर कर गई। कुछ पॉलिसीज औरंगजेब ने ऐसी यूज की जो उसके सल्तनत के लिए, जो उसके एम्पायर के लिए बहुत ही मिटिगेटिंग इफेक्ट्स लेके आई, निगेटिव साबित हुई। सो हर एक रूलर में कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होती हैं और औरंगजेब ने भी कुछ ऐसी ही गलतियां अपने शासनकाल के अंत समय में की। कह सकते हैं कि जब औरंगजेब अपने स्टार्टिंग में था तब काफी अच्छा रूल चल रहा था उसका, बट एट द एंड ऑफ द रूल, when his rule was coming to the end, he was using some very unuseful policies which were always backfiring on his own empire। so ऐसा क्या हुआ था? औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज थी। देखो, औरंगजेब के समय में ऐसे जो भी मुगल काल के राजा होते थे उनके जो सल्तनत होती थी उसमें कुछ नोबल्स होते थे। नोबल्स मतलब ऐसे बुजुर्ग काजी लोग होते थे, काजी, और जो बहुत विद्वान होते थे जिनकी संख्या 40 से 50 होती थी। ये जैसे किसी हम समझते हैं जैसे इन पॉलिटिक्स में देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक अपना कैबिनेट होता है। The whole cabinet decides on a matter. The whole cabinet decides whether a law should be made or not. कोई भी लॉ पास होते समय एक पूरा कैबिनेट उस पर विस्तृत चर्चा करता है एंड देन द लीडर ऑफ द कैबिनेट, दैट इज नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर, वो सब मिलकर एक फैसला लेते हैं। तो कोई भी राजा अकेला फैसला नहीं लेगा, तो नोबल्स होते थे। ये नोबल्स डे टू डे एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल जो एम्पायर था उसका हेल्प करते थे। अब हुआ क्या, ये नोबल्स एक्चुअली 3 तरह के थे। ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। इनका जो नाम है ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, एक्चुअली
ईरानी नोबल्स वो नोबल्स थे जिनका जो लिनिएज है, जो इनका जो पुराने पूर्वज जो थे वो पर्शियन से थे, ईरान से आए हुए थे। और तुरानी वो थे जो ऑटोमन टर्की, जो आज टर्की है, उसका अर्शवाइल नेम ऑटोमन टर्की था, वहां से जो आए नोबल्स थे ये वो थे। हिंदुस्तानी नोबल्स इंडिया के, यहाँ के मुसलमान जो थे, मुस्लिम्स थे, ऐसे नोबल्स हिंदुस्तानी नोबल्स थे। तो ये 3 फैक्शंस थे नोबल्स के। अब होता क्या था, अकबर के समय से लेके जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे पूरी सल्तनत को संभालना है, उसमें मिलिट्री कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कैसा होना चाहिए, वो सब एकदम प्रॉपरली अकबर संभालता था। और वो चीज चलती चलती औरंगजेब के समय तक आई। जैसे मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी या फिर हम कह सकते हैं जागीरदारी सिस्टम क्या था। मनसबदारी सिस्टम में ये जो नोबल्स हैं, इन्हीं नोबल्स को कुछ पॉकेट्स मिल जाते थे पूरी कंट्री में, कुछ कुछ रीजन्स मिलते थे जहां इनको वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना था और रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम ये करते थे। यानी जो पैसा है, जो टैक्स है, वो भी कलेक्ट करते थे और इन्हें एक रेगुलर आर्मी भी, कुछ घुड़सवार, कुछ कैवेलरी जो घुड़सवार होते हैं, उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता था। तो होता क्या था, जैसे जब कभी वॉर टाइम होता था, होल मुगल पीरियड, जो पूरा इस्लामिक जो पीरियड था, उसमें कई वॉर्स होती रहती थी। तो ऐसे वॉर के समय पे जो औरंगजेब राजा था, वो इन सारे नोबल्स को, इन सारे मनसबदारों को बुलाता था और ये मनसबदार अलग अलग रीजन से अपनी अपनी आर्मी लेके आते थे और जो इंपीरियल आर्मी है मुगल की, मेन आर्मी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी फौज बनती थी। फिर ये सब किसी लड़ाई को लड़ते थे। मनसबदारों का क्या काम था? पहला, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्ट करते थे, जो रीजन इनको अलॉट होता था वहां का। रेवेन्यू के साथ वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, देखरेख, डे टू डे एक्टिविटीज और साथ में एक आर्मी मेंटेन करना इनका काम होता था। अब इसमें क्या हुआ, मनसबदार जो प्लॉटिंग होती थी, कोई इंची टेप लेके नहीं होती थी प्रॉपर तरीके से। किसी किसी को बड़ा जागीर मिलता था, किसी किसी को छोटा जागीर मिलता था। ये नोबल्स क्या करते थे, आपस में ज्यादा से ज्यादा मनसब, ज्यादा से ज्यादा जागीर को पाने के लिए आपस में कॉन्स्टेंटली दे यूज टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर। एंड व्हेन द होल, लाइक इन पॉलिटिकल सिस्टम, जब आपका पूरा कैबिनेट आपस में लड़ेगा, द होल कैबिनेट मिनिस्टर्स, इफ दे विल कीप ऑन फाइटिंग अमंग, आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, देयर विल नॉट बी ए काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। इसी तरह जब नोबल्स आपस में लड़ते थे तो जो सल्तनत थी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती थी, स्टेबिलिटी की बहुत कमी होती थी। ये एक प्रॉब्लम होने लगी जब औरंगजेब था उसके एंड में ही। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 तक, एक फैक्ट आप बहुत ध्यान से देखिए, औरंगजेब ने जो रूल किया वो मोर देन 50 इयर्स तक रूल किया। बट जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद जो भी शासक आए औरंगजेब के बाद, जहांदार शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, इन सबको देखिए, ये सब 1 साल 2 साल, कोई 5 साल, ये जानिए कि औरंगजेब ने अकेले 50 साल से ऊपर राज किया। पर इसके आगे आने वाले जो 4 राजा थे, 4 सम्राट, वो सिर्फ महज 10 साल तक क्या कर पाए, रूल कर पाए। यानी 10 साल के अंदर कितने राजा बदले, 4 राजा, और 50 साल से ऊपर तक औरंगजेब ने अकेले राज किया। ये बताता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो स्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट में, सल्तनत में, वो काफी तितर बितर हो चुकी थी। जिसका पहला रीजन था ये मनसबदार नोबल्स का आपस में लड़ना। सेकेंड, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसीज में हम कह सकते हैं जो अल्ट्रा जो होता है ना कि कट्टरवादिता बहुत ज्यादा थी। जो एंड में, शुरू में औरंगजेब के अंदर कट्टरवादिता इतनी नहीं थी, ये भी आपको जानना पड़ेगा, औरंगजेब इतना कट्टर मतलब वो नहीं था। बट नॉनदलेस वी विल नॉट कम ऑन द रिलीजियस मैटर, बट द रिलीजियस पॉलिसी एक्चुअली दैट वाज परस्यूड बाय हिम वाज प्रो इस्लामिस्ट। प्रो इस्लामिस्ट ऐसी पॉलिसीज होती थी जिसमें कई मंदिर तोड़वाने का काम, ये सब। तो इसने क्या किया, जितने आप, जब एक बहुत बड़ी सल्तनत आपने बनाई है भारत में, और क्या होता है ना, जब आप बहुत बड़ी सल्तनत बनाते हो तो जो आपकी प्रजा होती है, आपको गिव एंड टेक का कनेक्शन रखना पड़ता है। आप प्रजा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ऑल टुगेदर। तो होता क्या था, जो अकबर थे उसकी पॉलिसीज पे ध्यान दीजिए। अकबर के राजपूत, मेवाड़ और राजस्थान के राजपूत, इन सारे लोगों से बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखता था अकबर। बट औरंगजेब एग्जैक्ट अपोजिट,
वो हमेशा एप्रीहेंशंस रखता था इनके लिए, लड़ाई झगड़ा करता था। ही डिडंट लाइक हिंदूज, हिंदू रूलर्स वेयर नॉट मच लाइक्ड बाय औरंगजेब, जिसके कारण क्या हुआ, ये हिंदू रूलर्स, राजपूत किंगडम्स क्या होते थे, उनके अपोज में रहते थे, तो किसी तरह की कोई हेल्प भी नहीं करते थे ये लोग औरंगजेब को। फिर थर्ड रीजन और बहुत माइटिएस्ट रीजन वाज द इमर्जेंस ऑफ मराठास। सो मराठा की पावर जो डेक्कन इंडिया है वहां पे कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही थी। छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड सच रूलर्स, दे वेर वेरी ब्रेव हार्टेड, और इन्होंने एक टफ चैलेंज दिया किसके, औरंगजेब के विस्तार को। औरंगजेब का जब विस्तार हो रहा था उसके पूरे एम्पायर का, साउथ इंडिया की तरफ जब बढ़ा औरंगजेब, तो आपको जब बता दें कि साउथ इंडिया में मराठाओं के साथ कम से कम 20 साल तक लड़ाई लड़ी औरंगजेब ने, और इस 20 साल की लड़ाई में ना मराठा हारे ना ही औरंगजेब जीता, जिसकी वजह से क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ, मराठाओं का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ औरंगजेब का। जो शाही खजाना था किसी भी वॉर में, आज भी आप देखिए जब कभी वॉर में होती है कोई कंट्री, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फाइनेंस यूज होता है, बॉम्ब्स, एक्सप्लोसिव्स, दे आर नॉट, यू कैन नॉट परचेज ए बॉम्ब एंड ए गन्स इन ए सिंगल पाई और कॉइन्स। आपको कुछ पैसों में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत महंगी चीजें होती हैं। तो जब ये वॉर होती है तो इट यूजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारा इकोनॉमिक चाहिए, उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। तो सारा जो पैसा था वो ड्रेन होता चला गया, किसका, इंपीरियल दरबार का, मुगल दरबार का। किसमें, 20 साल तक जो कांस्टेंट लड़ाइयां लड़ रहा था मराठाओं के साथ, जिसका कोई पॉजिटिव फायदा नहीं निकल रहा था। सो मनसबदारी सिस्टम बैकफायर में ये नोबल सी खराब निकल गया बाद में चल के। फिर रिलीजियस पॉलिसीज जो परसू किया था औरंगजेब ने, फिर मराठा, उसके बाद जो आर्मी है, आर्मी भी क्या हो गया था। अब आप जान रहे हो 17वीं सेंचुरी में आते आते धीरे धीरे यूरोपियन पावर्स में देखिए जो गन्स हैं, कैनन्स हैं, तोप है, इसका यूज होता था। एंड द मुगल पीरियड, मुगल काल में अभी भी वही कैवलरी, घुड़सवार, तलवार, भाले, बर्छियां यूज होती थी। सो द मिलिट्री सिस्टम वॉज एक्चुअली आउटडेटेड, और इतना आउटडेटेड सिस्टम इस समय के लिए, इस एरा के लिए सुटेबल नहीं था। सो मिलिट्री वीक होती जा रही थी, और मिलिट्री को सुधारने के लिए फाइनेंसेस भी नहीं थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते थे, किसान, हर जगह किसानों से ज्यादा कर्जा निकालते थे मनसबदार लोग, अमीर होने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, जिसकी वजह से किसान गुस्सा रहते थे, हर तरफ दंगे होते थे, इंस्टेबिलिटी थी पूरे एम्पायर में। इस पूरे चक्कर के कारण क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर हुआ वो डिक्लाइन होता गया, उसकी जो वैल्यू है वो गिरती गई। और तब अब हम देखते हैं कि किस तरह ये चीज आगे बढ़ी, और एक आध पॉलिसीज देख लेते हैं जिसकी वजह से मुगल जो सल्तनत है वो बेकार होती चली गई। सो एक्चुअली जो मनसबदार थे इनको संभालने का काम होता था रूलर का, बट आफ्टर औरंगजेब जो मनसबदार थे ये रूलर्स को कंट्रोल करने लगे। कैसे, रूलर्स जितने बाद में आए, जैसे मैंने बताया, इनके बाद बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुख सियार, उसके बाद मोहम्मद शाह। एंड याद रखिएगा फर्रुख सियार पहला रूलर था मुगल का जिसे उसके नोबल्स ने ही मर्डर कर दिया, मार दिया। सो इट वॉज ए ग्रेट शॉक फॉर द होल मुगल एम्पायर। पहली बार कोई रूलर को उनके नोबल्स ने मार दिया, मतलब सच अ करेज, इतनी करेज चाहिए उस चीज के लिए। ये बताता है कि आगे के जो रूलर्स आए औरंगजेब के वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। सो दिस वाज द मेजर पॉलिसीज जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ कौन, मुगल पीरियड। आफ्टर औरंगजेब मुगल का डिक्लाइन शुरू हुआ, और अब शुरू होगा एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। कैसे यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए, सो उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव योर ऑनेस्ट व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट द टाइप ऑफ टीचिंग। यहाँ पर एक चीज आपको हम बता देते हैं कि जो टिपिकल एक जीएस की क्लास होती है वो कोई एक प्रॉपर एक हार्ड एंड फास्ट रूल पे नहीं चलती है। जीएस क्लासेस आर एक्चुअली they can be segregated in different kind of exams. The type of exams have a different type of questions. अगर एसएससी बैंक की तरह आपको कोई जीएस चाहिए, सॉरी बैंक नहीं, बैंक में इतना नहीं आता। अगर एसएससी, रेलवे एंड फर्दर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए जीएस चाहिए, सो जो जीएस हम कैरी ऑन करते जाएंगे